जय हिंद, जय भारत। साथी आज हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग 1 से 30 तक का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए साइंस का है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिया है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कई ऑप्शन दिया है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल हो जाता है। जूल को लॉक कर दीजिए दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर है। तो देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 तक का हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष की इकाई, यानी प्रकाश वर्ष की इकाई किस में होती है, दूरी की या समय की या प्रकाश तीव्रता की, ये सभी में से। यानी क्या है पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष की इकाई पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी दूरी की होती है, किसकी होती है, दूरी की होती है। आगे की ओर चलते अगले क्वेश्चन की ओर दिया है, खाद्य ऊर्जा को, किसको, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं दोस्तों, किस में मापते हैं, कैलोरी में, कैलोरी में, किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी डेसिबल किसे मापने के लिए, यानी डेसिबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस माप यंत्र में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन, या वातावरण में ध्वनि, या पेशाब में शक्कर, या वायु में जलवाष्प। यानी पूछ रहा है कि इनका मापने का इस्तेमाल किस में, इन सब में से किस में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, वातावरण में ध्वनि। यानी वातावरण में जो ध्वनि होता है उसको डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में। वातावरण की ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। आगे की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। यानी पूछ रहे सदिश राशि नहीं है। संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। यानी पूछ रहा है इसमें से कौन सा इसका सदिश राशि नहीं है, इन चारों में से। यानी देखिए क्या है, संवेग तो सदिश राशि है, ठीक है ना, वेग भी है और कोणीय वेग भी है, लेकिन द्रव्यमान नहीं है। यानी पांचवा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यानी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या है कि क्या बोलते हैं, सदिश राशि नहीं है। ठीक है ना। अब आगे की ओर चलते हैं, दिया है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। यानी इनमें से पूछ रहे कौन सी सदिश राशि है। तो देखिए पहली बात तो द्रव्यमान नहीं होता है, लंबाई नहीं होती है और समय नहीं होता है। तो ऑप्शन के इसका क्या हो जाएगा, ए। यानी क्या है कि ए क्या है, सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का। यानी क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि शून्य, देखिए क्या पूछ रहा है, शून्य में से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होता है, गति समान होती है, या वेग समान होती है, त्वरण समान होती है, या बल समान होता है। यानी सातवें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यानी इसका त्वरण क्या होता है, समान। जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, शून्य में स्वतंत्र रूप से, यानी शून्य से गिरती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, त्वरण समान होती है। यानी उसका त्वरण क्या होता है, समान होता है। आगे क्यों चलते हैं, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, या चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। चाल चर और वेग अचर रहते हैं, या चाल अचर और वेग चर रहते हैं। यानी इसमें कितना अच्छा पूछा कि एक समान जो वृत्तीय गति होती है उसमें क्या क्या रहता है, समान। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन। यानी देखिए चाल और वेग दोनों अचर रहेगा, ये नहीं हो सकता है। चाल और वेग दोनों चर है, रहते हैं, नहीं। चाल चर और वेग अचर रहे, ये भी नहीं। यानी चाल क्या होगा, अचर और वेग क्या होगा, चर होगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
यानी रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, बर्नौली प्रमेय। यानी रॉकेट अगर ऊपर जाता है कि तो कौन सा संरक्षण लगता है? तो क्या बताना है? संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा? संवेग संरक्षण का नियम। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। ये जो वस्तु की मात्रा है अगर वो बदल जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी कि परिवर्तित रहेगा? तो क्या होगा देखते हैं दोस्तों। तो किस में रहता है? आयतन में या भार में या द्रव्यमान या घनत्व में। यानी किस में रहेगा? घनत्व में। घनत्व में क्या होता है दोस्तों? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। जो कि परिवर्तित अपरिवर्तित यानी जिसको बदला ना जा सके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम या द्वितीय नियम या तृतीय नियम या ये सभी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? तृतीय नियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो हम ये क्या होगा साथियों? जिस वस्तु को हम जितना वेग लगाते बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल और वेग लगाता है, यानी बल लगाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका ये तृतीय नियम हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है अगला क्वेश्चन? दिया है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग संरक्षण के नियम या गतिशीलता का नियम। न्यूटन की गति प्रथम नियम कहलाता है। यानी प्रथम नियम न्यूटन की जो गति है, गति का प्रथम नियम कौन कहलाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। तो जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग संरक्षण के नियम, गतिशीलता का नियम। यानी क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम होगा। ठीक है ना साथियों, क्या होगा? जड़त्व का नियम होगा। तो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। यानी जो डायनमो है वो ऊर्जा का किस में रूपांतरित करता है? तो देखते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या उसमें उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अच्छा बताइए डायनमो किसका बना होता है? डायनमो एक यंत्र है। तो यंत्र है, जब उस यंत्र को ऑन किया जाता है तो उसमें करंट यानी लाइट फ्लो होती है। यानी क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका लॉक। आगे देखते हैं। अब दिया है माइक्रोफोन ऊर्जा ऊर्जा का रूपांतरण करता है। यानी जो माइक्रोफोन है वो ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो ये 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे की ओर देखते हैं। सौर सेल बनाए जाते हैं। यानी जो सौर सेल किसका बनाया जाता है? तो सिलिकॉन से, गैलियम से, जर्मेनियम से या ए और बी दोनों। यानी ए और बी दोनों होगा। सिलिकॉन और गैलियम दोनों से बनाया जाता है सौर सेल। अब देखते हैं गहराई बढ़ाने पर द्रव का दाब क्या होता है? द्रव का दाब घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या क्या है? घनत्व पर निर्भर करता है। क्या होता है इसका ऑप्शन? तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। यानी क्या पूछा है? गहराई बढ़ाने पर द्रव का दाब क्या होगा? जब हम गहराई बढ़ाएंगे इसका धीरे धीरे तो ये देखिए क्या हो जाएगा? ये बढ़ता जाएगा। इसका दाब क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ाने पर द्रव का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, घटता है। बर्फ पर स्केटिंग कराने पर क्या है? प्रदर्शित करता है। क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ता घटता जाता है। अब देखेंगे
ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? यानी जैसे सीढ़ी वगैरह पर चलते हुए आगे की ओर झुके रहते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो देखना है हमको। तो क्या बताना है हम देखते हैं। ऊंचाई पर चढ़ते हुए व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तेज चलने के लिए, या फिसलने से बचने के लिए, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या इनमें से सभी। तो देखिए क्या करते हैं हम, देखते हैं 18 का क्या ऑप्शन होगा। 18 का ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी, यानी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। यानी इसकी स्थायित्व क्या हो, बढ़ाने के लिए व्यक्ति आगे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। आगे की ओर देखते हैं। एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा, कि अपरिवर्तित रहेगा, या क्या है, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या 9.46 गुणे 10 गुणे 12 मीटर, या 9.46 गुणे 10⁻9 मीटर, या ए और बी दोनों, यानी ए एवं बी दोनों। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए। तो ए पे इसको लॉक कर दिया जाए। ए क्या होता है? यानी 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। कितने? एक प्रकाश वर्ष में होता है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसमें से, ठीक है ना साथियों? कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, 21वां क्वेश्चन। तो हम लोग क्या है 20 क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो देखिए, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है? यानी पृथ्वी का जो तल होता है उसका पलायन वेग क्या होता है, यानी कितने पलायन वेग से चलता है? तो ऑप्शन क्या होगा? 11.2 किमी प्रति घंटा सेकेंड, या क्या होगा 12.4 किमी प्रति सेकेंड, या 10.8 किमी प्रति सेकेंड, या 32 किमी प्रति सेकेंड। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा दोस्तों? ए। यानी पृथ्वी का जो तल होगा वो पलायन वेग उसका कितना होता है? 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी जो चाबी भरी गाड़ी होती है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन क्या है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और संचित ऊर्जा। यानी क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी, स्थितिज ऊर्जा होगा। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं, झूला झूलती कोई लड़की, क्या झूला झूलती कोई लड़की क्या है अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होता है? यानी झूला का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, या बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। यानी झूला चल रहा है, उस पर से कोई व्यक्ति उतर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? यानी उसका दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किसका? पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 अंश सेंटीग्रेड पर, या 2 अंश सेंटीग्रेड पर, या 40 अंश सेंटीग्रेड पर, या 5 अंश सेंटीग्रेड पर। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सी इसलिए होगा कि क्या है, 4 अंश सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम रहता है। अब देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। पूछ रहा है वर्षा का बूंद जो है वो गोलाकार होती है। तो चलिए देखते हैं, वर्षा का बूंद गोलाकार होती है तो सतही तनाव के कारण, या ऊर्जा जल की श्यानता के कारण, या वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, या उपरोक्त सभी। यानी वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं? तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोली होती है। किसके कारण? सतही तनाव के कारण। यानी जो सतही तनाव हो उसी कारण जल की बूंदें क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं।
ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, यानी जो ध्वनि की तरंग होती है किस प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति या अनुदैर्ध्य या अप्रगामी या विद्युत चुम्बकीय। तो किस प्रकृति की होती है? 26वां नंबर देखते हैं। इसका नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। बी क्या, जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। कौन सी प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य की होती है। तो आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? यानी जैसे जैसे रेलगाड़ी पास आता है उसकी सीटी की आवाज़ तेज होती चली जाती है। वही पूछ रहा है किसके कारण होता है? चार्ल्स नियम या बर्नौली प्रमेय या डॉपलर प्रभाव या आर्किमिडीज सिद्धांत। तो इसका क्या होगा? डॉपलर प्रभाव होगा। क्या होगा ऑप्शन? डॉपलर प्रभाव होगा। डॉपलर प्रभाव क्यों होगा? क्योंकि देखिए, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? डॉपलर का प्रभाव के कारण ही ऐसा सुनाई देता है हमको। तो देखते हैं सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का मतलब वो सोनार मत समझिएगा, ये सोनार वो है जो कि क्या बोलते हैं, जहाज वगैरह में लगाया जाता है, समुद्री जहाज में। तो क्यों लगाया जाता है? तो देखते हैं हम। देखिए क्या किस में लगाया जाता है? नाविकों द्वारा या अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या अभिनेताओं द्वारा या इन सभी के द्वारा। यानी क्या, सोनार का जो प्रयोग किया जाता है वो नाविकों द्वारा लगाया जाता है। यानी क्या है, पानी वाली जो जहाज होती है इसके लिए लगाया जाता है, ताकि नीचे कोई क्या है कि मान लीजिए दुश्मन क्या है कि पनडुब्बी भेजे हो या फिर कोई मतलब अपशिष्ट पदार्थ नीचे पत्थर वगैरह हो, तो ये संकेत दे के बताता है कि नीचे क्या है। तो देखते हैं ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। क्या ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो देखते हैं ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन या परावर्तन। क्या अपवर्तन या परावर्तन या विवर्तन या अनुरणन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन होगा, क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। परावर्तन क्या होता है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि होती है? परावर्तन के कारण। जब परावर्तन ही नहीं होगा तो प्रतिध्वनि उसका कहाँ से होगा? चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। यानी क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, अनुरणन या अनुनाद। इसका ऑप्शन क्या होगा? अनुनाद होगा। क्या होगा? अनुनाद। तो इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे। आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन का पढ़े हैं। अगर इसमें से आप लोगों को जितना आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, आगे आगे अगले वीडियो मिलेंगे इसी के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।